महक चुका है, अपनों की खोने वाली चीखों से दहल उठा है। आज सबसे सनसनीखेज खबर आई उत्तर 24 परगना से, जहां बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए निजी सहायक की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद आसनसोल से लेकर कोलकाता तक नफरत की ऐसी आग भड़की कि कहीं पार्टी दफ्तर जला दिए गए तो कहीं सड़कों पर बदले का बुलडोजर गरजने लगा। दूसरी ओर प्रशासन ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या बंगाल में सिर्फ वोट की राजनीति होगी? कब सुधरेगा बंगाल का यह हिंसात्मक घटनाक्रम? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस पूरे मामले पर दिलीप घोष क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ठीक क्या है, पुलिस तो कम से कम सुधर जाए और जानहानि ना हो, इतना ही तो हमें उम्मीद है। पुलिस মনে করছে ভিন রাজ্যের যোগ রয়েছে, যে কোনো রাজ্যে থাকতে পারে। কি করছে, ঘুমোচ্ছে এখনো? প্রতিক্রিয়া কিছু না, খুনটা 50 বছর ধরে হচ্ছে, বন্ধ হচ্ছে না কেন? এইভাবে নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাচ্ছে। আর পুলিশ কোথায়, প্রশাসন কোথায়? মমতা ব্যানার্জি নাহলে গেছেন তীর্থযাত্রায়, পুলিশ কোথায় গেল? পুলিশ তো তার কাজটা করবে, প্রশাসন তো আছে। আমার কিছু মনে হচ্ছে না, যে কোনো খুন নিন্দনীয়। আর এরকম তরতাজা যুবক যখন খুন হয়ে যায়, 2জন 3জন আমাদের কর্মী খুন হয়ে গেল, তাহলে কি ওইরকমই চলবে? পুলিশ কি পাল্টাবে না? বাংলার লোক কি পুলিশের ভরসা করতে পারবে না? तो बंगाल में कौन सुरक्षित है सर? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। हम तो सोचे थे कि ये सरकार का जाने का बाद सुरक्षा बढ़ेगा। पुलिस अभी अपना काम शुरू नहीं कर रहा है, लेकिन पुलिस को अपने स्वरूप में आना पड़ेगा। पुलिस को पुलिस जैसे व्यवहार करना चाहिए। अभी टीएमसी कैडर जैसा, वर्दी वाला कैडर बिना वर्दी वाला कैडर, ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी यूएनए में जाए ना, कौन मना कर रहा है? काम भी क्या है, यही करते रहे अभी कोर्ट से। बीजेपी हाथे क्षमता ने संगे संगे सब पलटे जाए और हमरा पलटे देव, विधायक दल की बैठक वो तो होगा। तो बंगाल में खूनी सियासत देखने को मिल रही है। बंगाल की विरासत में मानो ये बस चुकी हो, तख्त बदल चुका है, तख्ता बदल चुका है, ताज बदला है, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला तो वो है बंगाल का रिवाज। बंगाल में लगातार हिंसात्मक घटनाएं जारी हैं, झड़पें हो रही हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे आसनसोल हो, चाहे मध्यम नगर हो, सभी जगहों पर स्थिति एक ही देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर वैधानिक शक्ति ममता बनर्जी के पास वक्त नहीं है, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथों में है, सब कुछ राज्यपाल के हाथों में है, बावजूद इसके ये हिंसात्मक घटनाएं घटित क्यों हो रही हैं? क्यों एक के बाद एक व्यक्ति को, समर्थक को और कार्यकर्ता को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है? पॉलिटिकल जो कल्चर है वो इस तरीके से बन चुका है कि अब पूरा वॉलेंसिंग हो गया हो, मानो जैसे 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती किसी एक प्रदेश में होना, आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। एक प्रदेश के लिए जितनी ज्यादा टीमें वहां पर डिप्लॉय की जा सकती थी, करने की पूरी कोशिश की गई, जितनी ज्यादा सुरक्षा बल वहां पर पहुंचाए जा सकते थे उनको वहां पर दिया गया, जो जो चीजें वहां होनी जरूरी थी कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन बावजूद इसके हिंसात्मक घटनाएं घटित क्यों हो रही हैं? बड़ा सवाल है ये। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
तो किसी भी तकनीकी खामी के चलते हम आपको वो रिपोर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन मेहमान हमारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले रूबरू करा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ रणजीत झा जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर। टीएमसी से अपना पक्ष रखने के लिए जुल्कर नैन आजम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे मुन्ना खान। चारों ही पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है न्यूज टीवी इंडिया पर। और चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी रणजीत झा जी से। देखिए, सब कुछ बदल रहा है, बंगाल में इतिहास बनाए जा रहे हैं, तख्त बदला है, जो राज है वो बदल रहा है, ताज बदल रहा है, लेकिन रिवाज नहीं बदल रही है। हिंसात्मक जो घटनाएं हैं वो बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर ऐसे बदलाव का क्या फायदा? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज टीवी इंडिया के प्रत्येक दर्शक को ये कहना चाहूंगा कि आज जो दिवंगत आत्मा है चंद्रनाथ रथ जी, उनकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर अपने चरण कमल में जगह दे। आज जो बंगाल की ये परिस्थिति है, ये किसी से छुपा नहीं है। पश्चिम बंगाल में 50 साल से ज्यादा का ये अराजकता की नीति रही है। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है। अभी 2 दिन हुए हैं सरकार रिजल्ट आउट हुए, अभी भी सरकार का गठन नहीं हुआ। आने वाले शनिवार को सरकार का गठन होने वाला है। अभी भी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है। अभी भी पुलिस प्रशासन बोलिए, जो भी बोलिए, सारे उनके अंदर ही हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा पोषित जो चाटुकर्ता की आदत लग गई है पुलिस प्रशासन को, वही पुलिस प्रशासन अभी पश्चिम बंगाल के गली गली में घूम रहे हैं। अर्धसैनिक बल का काम था चुनाव को संपन्न कराना, चुनाव के बाद जो पोस्टपोल वायलेंस है उस पर ध्यान रखना। आज ये हो गया है पश्चिम बंगाल की हद। आप जो ममता बनर्जी इस हद तक गिर चुकी हैं कि जब वो शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से पराजित नहीं कर सकी, उस आवेश में, उस गुस्से में, उस एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति पर उन्होंने गुस्सा उतारा जो कहीं ना कहीं शुभेंदु दा के बहुत ही क्लोज थे। शुभेंदु दा के पारिवारिक किसी लोग के ऊपर जब वो नहीं कुछ कर पाई तो उनके पीए के ऊपर इस तरह से रात के 10:30 बजे बाहर से मंगाए गए हिस्ट्री सीटर एक प्रोफेशनल किलर के द्वारा उनकी हत्या की गई। जो रिपोर्ट आज आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से उनके ऊपर 10 से 12 राउंड की गोलियां चलाई गई और उनकी निर्मम हत्या हुई है। पुलिस प्रशासन को पश्चिम बंगाल की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, जो हमारे शीर्ष नेता है शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे जो बीजेपी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी हैं, उन सब ने घटनास्थल को देखा। उन्होंने हमारे पश्चिम बंगाल के जो डीजी हैं उनसे बात की है और हमें पूरा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो इस हत्यारे को विश्व के किसी भी कोने से निकाल करके यहां लाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगा उस पर किया जाएगा। ठीक है रणजीत जी, आपने ठीक वही जवाब दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के एक से एक बड़े नेता दे रहे हैं। तमाम आरोप जो हैं वो टीएमसी के माथे ये मढ़े जा रहे हैं। क्यों मढ़े जा रहे हैं, इसका मैं पक्ष लूंगी। जुल्कर नैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्कर नैन साहब, जवाब दीजिए, सीधे आरोप आप पर लगे हैं। और एक सवाल मैं अपना ऐड ऑन करना चाहूंगी, ये क्या हार की छटपटाहट है या फिर कार्यकर्ताओं पर आपका नियंत्रण खो चुका है? क्योंकि हर साल जब भी मतलब हार जीत होती है, लेकिन जो हिंसात्मक घटनाओं का जो आरोप है वो आपके सिर पर मढ़ा जाता है। क्यों मढ़ा जाता है, क्यों नहीं बदला जा रहा है ये रिवाज? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो अभी बता रहे थे कि पुलिस अभी भी ममता बनर्जी के अंडर में है, तो ये इनकी गलतफहमी है, इसको सही कर लें। पुलिस अभी राज्यपाल के अंडर में है, ममता बनर्जी के अंडर में नहीं है। ठीक। दूसरी चीज, जो वायलेंस हो रहा है ये दोनों तरफ से हो रहा है, कोई एक तरफ से नहीं हो रहा है। और जिस तरह अभी हमने देखा कि जश्न के नाम पे अराजकता जो फैलाया जा रहा था, पूरे बंगाल में इस तरह की चीजें हो रही हैं। पूरा जश्न के नाम पे अराजकता पूरे बंगाल में फैलाई जा रही है। ठीक है, वो तो हम देख ही रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जश्न को कहीं ना कहीं जो रक्त चरित्र है उसमें तब्दील करते हुए आपके जो शब्द हैं वो हैं। लेकिन अजय तिवारी जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी आरोप मढ़ रही है टीएमसी का, टीएमसी सिरे से खारिज कर रही है इन आरोपों का कि हमने ये हत्या नहीं कराई है। शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी हत्या टीएमसी ने नहीं कराई है। आप केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच करा सकते हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है, यहां पर 2.5 लाख जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैनाती वहां पर की गई है, 2400 से ज्यादा टीमें वहां पर डिप्लॉय की गई हैं। सब कुछ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में है। अब चलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन उनके पास लिमिटेड वैधानिक शक्ति है।
तो इस तरीके से किसी एक मुख्यमंत्री पर आरोप मढ़ना बिना जांच पड़ताल के, क्या ये सही है? और क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और चैनल के दर्शकों से के साथ साथ 140 करोड़ जो जनता है उनसे अपील करना चाहता हूं कि अपनी मन, बुद्धि, विवेक को बदले। ये भ्रष्टाचारी, ये हत्यारे, ये जो जिस तरह से घूम रहे हैं, ये थोड़ा सा बदलाव जनता में आना चाहिए। रही बात हमारे ये जो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, मुझे उसमें टीएमसी के जो प्रवक्ता है उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि ये घटना दोनों तरफ से हो रही है। ये शब्द मुझे इनका बड़ा अच्छा लगा कि जस्ट के नाम पर जिस तरह से आप हंगामा करेंगे और जिस तरह से ये गोली कांड हो रहा है, तो ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता दिखाती है कि भारत देश के अंदर कानून लचर है, इसलिए ऐसा करने से कोई भी आदमी डर नहीं रहा है। जिस दिन कानून सख्ती से आ जाएगा, जिस दिन कानून सख्त बना दिया जाएगा, मेरे हिसाब से कोई आदमी गोली चलाना तो दूर, कोई थप्पड़ मारना भी नहीं चाहेगा। क्योंकि यहाँ की जो कानून है, जिसने गोली चलाई है, निश्चित तौर से उसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होगा और वह भाग गया होगा और वह व्यक्ति जानता होगा कि केस चलेगा, 6 महीना चलेगा, फिर मुझे बचा लिया जाएगा, फिर मुझे कोई जेल नहीं भेजेगा, कोई फांसी नहीं होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे शिवेंद्र जी हो या बहुत से ऐसे लोग हों, भ्रष्टाचार करने के बाद कहां हो जाते हैं, उनका जांच क्यों नहीं होता है। और तीसरी चीज, मीनाक्षी जी, मैं आप सबसे, ये जो प्रवक्ता हैं, इन सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या हत्यारे को बख्शा जाना चाहिए? नहीं। आज ग्रेटर नोएडा में, आज दिल्ली में एक पांडे को गोली मार दी जाती है, आज शुभेंदु अधिकारी के एक व्यक्ति को रोड पर गोली मार दी जाती है। ये क्या है? ये निश्चित तौर से ये जो लोग हैं ये डर छोड़ चुके हैं। इनको डराना होगा। डराना बंदूक से नहीं होगा, डराना कानून से होगा, ताकि एक एक भ्रष्टाचारी, एक एक बलात्कारी, एक एक अत्याचारी, एक एक हत्यारा, एक एक भूमाफिया डर लगे, उसको डर लगना चाहिए। डर होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जनादेश पाने के बावजूद भी, सुरक्षा बलों की तैनाती करने के बावजूद भी, इलेक्शन कमीशन को जहां जहां जिस मोड़ पर, जिस सड़क पर, जिस रोड पर डर था, भय था कि यहाँ ये घटना हो सकती है, सेंसिटिव इलाकों में जाकर निरीक्षण किया गया, तमाम इंस्पेक्शन वहां पर चले, लेकिन बावजूद इसकी घटनाएं घटित हो रही हैं। सवाल तो पूछा जाएगा, जाहिर तौर पर सवाल बनता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं काफी देर से। मुन्ना खान जी, आपका स्टैंड क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, हत्या हो या अपराध हो, कोई भी दल इसका समर्थन नहीं करता। राज्य की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। जिस तरीके से आज वहां पे व्यवस्था चरमराई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता था कि वहां क्या होने वाला है। अब आप समझिए, अमेरिका और ईरान के साथ युद्ध होता है तो अमेरिका 80,000 फौज भेजता है लड़ने के लिए। 1962 में जब भारत और चीन के युद्ध हुए, 85,000 सैनिक को भेजा गया। लेकिन आप बंगाल लड़ने के लिए 2.5 लाख वहां पे सैनिक को भेजे। 7-8 लाख वहां पे आरएसएस के कार्यकर्ता मौजूद थे, 6.5 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके बावजूद इस तरीके के ऐसे हालात हैं। और टीएमसी के प्रवक्ता ने सही कहा, शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत हो जाती है तो पूरे डिबेट चैनल पे दिन सुबह से ही ये चल रहा है। नहीं तो उसके पीछे कारण है ना। मैं खंडन करती हूँ आपकी बात का मुन्ना खान जी, आप कह रहे हैं कि सुबह से ही चल रही है, इसके पीछे कारण है ना। सवाल पूछना बनता है, 2.5 लाख वहां पर जो टीमें हैं, जो सुरक्षा बल है, जो पुलिसकर्मी है, उनकी तैनाती की गई। वहां पर स्टेट के 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अभी भी लगे हुए हैं। इतना बड़ा दल लगा पड़ा है इसके पीछे, इलेक्शन कमीशन की पैनी नजर है, खूब चल रहा है ये हेडलाइंस में। इसके बावजूद ये घटना घटित हो रही है, एक पीए की हत्या कर दी जा रही है। तो सवाल बनेगा, डिबेट्स होना बहुत जरूरी है कि बावजूद इसके हिंसा क्यों नहीं रुक रही है। एक पॉलिटिकल कल्चर जैसे बन गया हो, हिंसा बहुत आसान है, किसी की भी जान ले लेना, किसी को जान से मार देना। मीनाक्षी जी, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। आसनसोल में 34 लोगों की हत्या हो गई। किस लिए हुई? बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता दोनों भिड़ गए। पुलिस प्रशासन कहां सो रही थी? रानीगंज में 13 लोगों की हत्या हो गई।
पुलिस प्रशासन कहाँ सो रही थी? कहाँ केंद्रीय बल, कहाँ सुरक्षा बल, कहाँ केंद्र सरकार और कहाँ राज्य के राज्यपाल जी सो रहे थे? दुर्गापुर में 9 लोगों की हत्या हो गई टकराव में। मैं ये नहीं कह रहा किसी बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए या टीएमसी के, खून किसी का बहा हो, वो हमारे भारत के भाई थे। आज आप चाह रहे हो कि मणिपुर को दोबारा से बंगाल में मणिपुर लाया जाए, मणिपुर के नजारे वहां दिखाए जाए। जिस तरीके से लगातार 6 वर्षों से मणिपुर जल रहा है, तो आप एक भारतीय दूसरे भारतीयों के सीने पे गोली चला रहे हो कि जो शांत बंगाल था उसे किस तरीके से दोबारा से लाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रणनीति के तहत है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि बंगाल में मेरी सरकार बने और वहां पे भीषण दंगे भर के, क्योंकि इसकी उपज ही दंगों से है। ठीक है, ठीक है, लेकिन रणजीत जी आपने कहा था कि भय से भरोसे में बोलेंगे हम बंगाल को, भ्रष्टाचारियों से मुक्त करेंगे और गुंडों को, टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका कर मारेंगे। इस तरीके से आपके बयानबाजियां जो थी कदावर नेताओं की हमने सुने, स्टेटमेंट सुने, लेकिन वो गुंडे कहाँ है? कहाँ उनको उल्टा लटका कर मारा जा रहा है? घटनाएं तो नहीं हो रही है कम। आसनसोल जल रहा है, कोलकाता जल रहा है, किसी दफ्तर में जाके बुलडोजर चला दिया जाता है। कब होगा ये? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे जो कांग्रेस के समर्थक प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मुन्ना खान जी। मुन्ना खान जी, आपको याद होगा 2016 का आप राजनीति निकाल के देखिए, पोस्टल वायलेंस क्या हुआ था। 2021 में पोस्टल वायलेंस किस तरह से हुआ था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर से निकाल के जिंदा जला दिया गया था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, उनका रेप किया गया था, उनके बेटे, पिता, पति के सामने में महिलाओं के साथ रेप किया गया था। और ये सारे, याद है संदेशखाली की घटना, जहांगीर ऐसे ऐसे गुंडे पाल के रखे थे तृणमूल सरकार ने, वही गुंडे आज ये हत्या का जो आज साजिश किया गया, आपको क्या लगता है कि ये रातों रात ये साजिश किया गया? आज पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए पे जो ये जानलेवा हमला हुआ, उनकी मौत हो गई। आपको क्या लगता है ये रातों रात ये प्लानिंग था? ये कई महीनों से टीएमसी गुंडों द्वारा प्लानिंग किया गया था। और भवानीपुर की हार को बर्दाश्त जब उनसे नहीं हुआ, तो किस तरह से उस हार को ये संतुष्ट करने के लिए कि चलो किसी का मर्डर किया जाए। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी नहीं बनी है। आपको मैं बता दूं कि हमारे शीर्ष नेता द्वारा, भले हमारे राज्य के सभापति हो, हमारे राष्ट्रीय लेकिन सभापति रणजीत जी हो, बात यहाँ आ जाती है, आपकी सरकार अभी बनी नहीं है, जनादेश आपको मिला है, मैंडेट आपको मिला है, पर इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सारा पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में है। अगर इस तरीके की कानून व्यवस्था वहां पर मेंटेन नहीं हो पा रही है, सब कुछ भंग होने की स्थिति में, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। कहां दिक्कत आ रही है अगर स्थिति नहीं संभल रही है तो? मीनाक्षी जी, मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूं, आज बृहस्पतिवार है, शनिवार समारोह है, उसमें आप आइए। आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह के शासन आप उत्तर प्रदेश में देख रही हैं, जो डर और जो भय गुंडों के अंदर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वही डर और भय शनिवार के शाम से यहाँ के जितने भी पश्चिम बंगाल में पाले हुए गुंडे हैं ममता बनर्जी के, वो या तो पश्चिम बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे या आपको नजर नहीं आएंगे रास्ते पे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जैसा हमारे माननीय अमित शाह जी ने कहा था, वही हश्र होने वाला है पश्चिम बंगाल के गुंडों का। ठीक है, जुल्कर नैन जी, आपका स्टैंड क्या है? वो कह रहे हैं, अभी भी वही आरोप लगा रहे हैं। रणजीत जी कोई अकेले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं, वो सीधे आप पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पुराने विधानसभा चुनावों का आंकड़ा जो मैं बताऊं, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी रणजीत जी, पुराने इतिहास को अगर हम देखें खंगाले, तो कहीं पर भी 2.5 लाख, मान के चलिए आप, फोर्सेस की तैनाती नहीं हुई है, किसी भी स्टेट में नहीं हुई है, इतिहास में पहली बार हो रहा है। और इतना सब होने के बावजूद भी अगर ये घटना घटित हुई तो वाकई निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए, कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। आरोप मढ़ने के बजाय कि टीएमसी के गुंडे करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे करा रहे हैं, साजिश करता आखिर कौन है? इलेक्शन कमीशन इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखता है, उस पर बात होनी चाहिए, ना कि आरोप मढ़ने के बजाय। सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि संदेश जाए देश के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के पास, आरोपी के पास, अगर वो इस तरीके के कृत्य के बारे में सोचे तो 100 बार उसके दिमाग में ये ख्याल आए कि अंजाम उसका क्या होगा। स्टैंड जुल्कर नैन साहब आपका। ये सबसे पहली चीज ये है कि
गुंडों को खत्म करेंगे तो किन गुंडों को खत्म करेंगे? ये बता रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों को खत्म करेंगे। ये गुंडे हर जगह हो सकते हैं, वो आपकी पार्टी में भी हो सकते हैं, वो टीएमसी में भी हो सकते हैं, या किसी भी पार्टी में। वो गुंडों को खत्म करना है या सिर्फ टीएमसी के गुंडों को खत्म करना है? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज कि आप किसी की हत्या को इंसानियत के ऊपर जाके देखते हैं, आप किसी उसको उसके पार्टी की नजर से देखते हैं या किसी और नजर से देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंसान को इंसान समझें। मारा किसने है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये लोगों के लिए नजीर बने। आगे जो गुंडई है चाहे किसी भी राज्य में हो, खत्म होनी चाहिए, और पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। गुंडा का मतलब गुंडा होता है, वो चाहे टीएमसी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। षड्यंत्रकारी किसी भी पार्टी से हो सकता है, किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। जुल्कर नैन साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है। अजय तिवारी जी, आप तीनों मेहमानों को सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इतिहास अगर हम बताएं तो यही था, बार बार एक ही बात को रिपीट करना पड़ रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल वहां पर तैनात थे। अगर हमने सवाल किया रणजीत झा से, तो वो भी वही घिसे पिटे स्टेटमेंट की टीएमसी के गुंडे थे, और उन्हीं का ये आरोप जो है उसके ऊपर सीधे मरते हुए वो नजर आ। लेकिन जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। इस पर कार्रवाई कब होगी और सजा ऐसी कब मिलेगी कि देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के पास ये मैसेज जाए, ये संदेश जाए और डरे वो? मीनाक्षी जी, चुनाव के दौरान जो भी हत्याएं हुई, चुनाव के दौरान जो भी हादसे हुए, उसका सीधा सीधा जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन। आज भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो गैप है, सरकार किसकी है? आज भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार नहीं है, ममता बनर्जी जी की भी वहां सरकार नहीं है, तो प्रशासन को संभाल कौन रहा है? निश्चित तौर से वहां के राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन के अपने ज्ञानेंद्र जी, इनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। और मैं इलेक्शन कमीशन के और राज्यपाल के और सारे नेताओं से बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग संसद में एक बिल पास कराइए, हत्यारा और बलात्कारी, ये 2 ऐसे कानून बदलिए कि 3 महीने के अंदर सारी जांच करने के बाद जिस चौराहे पर वो गोली मारता है, उसी चौराहे पर उसको खुलेआम गोली मारी जाए, और जिस चौराहे पर बलात्कार होता है उसको खुलेआम वहां पर उसको सजा दी जाए। तब जाकर लोगों को मन में डर पैदा होगा। कमाल हो गया, अरे कौन आदमी किसी की भी हत्या कर दे रहा है? क्या बिगाड़ा है किसी ने? उनके पीए ने क्या बिगाड़ा था कि जाकर के गोली मार दिया? यहां राजनीति करने की जरूरत नहीं है, कोई पार्टी किसी की दोस्त नहीं है, ये निश्चित तौर से तय है। अमित शाह जी ने कहा है कि गुंडों को लटका के मारेंगे, तो ये गुंडा चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई हो, निश्चित तौर से गृह मंत्री को एक्शन ले करके जितने भी गुंडे हर राज्य में हैं, जो इस तरह के कृत्य करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, जो हत्या की सोच रखते हैं, उन्हें ढूंढ करके मारना चाहिए। और अगर गोली चला देता है, आदमी मर जाता है, कितनी दुख की बात है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। ये प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हम जैसे लोग आज डिबेट कर रहे हैं एक मौत पर, ये नहीं सोच रहे हैं कि उस मौत को देने वाले व्यक्ति को जितनी जल्दी हो पाताल से ढूंढ के लाया जाए और उसी चौराहे पर उसे गोली मार दी जाए। राजनीति करने के बजाय, अजय तिवारी जी, राजनीति करने के बजाय उस आरोपी को ढूंढना होगा, षड्यंत्रकर्ता को पकड़ना होगा कि आखिर ये किसका ऑर्डर था। चंद्रनाथ, अगर रथ की हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, तो किसका ऑर्डर था? किसने दिया था ये ऑर्डर कि जाके ठाए 5 गोलियां उसके सीने में दाग दीजिए? मैं लौटूंगी आपके पास मुन्ना खान जी, लेकिन कुछ बाइट्स हमारे पास आई हैं। सपा मुखिया हैं अखिलेश यादव, चूंकि आज बंगाल में गए और जब चंद्रनाथ रथ का मर्डर हुआ तो उनसे भी प्रतिक्रिया ली गई, अलग अलग पार्टियों से प्रतिक्रिया लगातार जारी है, शुरू हो गई है आनी। तो वो सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस मर्डर को लेकर। टीएमसी का मतलब बन चुका है टोटल माफिया कल्चर। शुभेंदु अधिकारी जी के सहयोगी की जो हत्या की गई है, ये एक प्री प्लान्ड टारगेटेड सुपारी किलिंग है
और जो महाजंगलराज टीएमसी ने 15 साल में बनाया है, इसका ये डायरेक्ट परिणाम है। ये दुख की बात है कि कुछ लोग जब चुनाव हारते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार के हथकंडे पर उतर आते हैं। इसके पीछे जो भी साजिशकर्ता होंगे, इसके पीछे जो भी अपराधी होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, पूरी जांच होने के बाद उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। और इसके पीछे जो 15 साल का महाजंगल राज है, टोटल माफिया कल्चर टीएमसी है, ये टोटल माफिया कल्चर ही इसके पीछे। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट। तो अभी हमने आपको सुनवाया अखिलेश यादव को, शहजाद पूनावाला को भी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर कार्रवाई होगी और जो भी गुंडागर्दी कर रहा है पश्चिम बंगाल पर, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने भी वही सवाल उठाया जो शुरू से लेकर हमने अपनी चर्चा में कहा है, पूछा भी है, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर की बात यहां पर की सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कि एक पैरेलल स्ट्रक्चर काम कर रहा था बंगाल में। 3 लाख से ज्यादा उन्होंने आंकड़ा दिया है कि वहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था। बावजूद इसके घटना अगर घटित हो रही है तो कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए और निंदनीय। किसी की करीबी के व्यक्ति की इस तरीके से हत्या हो जाना बिल्कुल अस्वीकार है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, मुन्ना खान जी, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुन्ना खान जी, जो वोटर है, जो जनता है जिसने बम्पर वोटिंग की है, वो विकास चाहता है, लेकिन लड़ाई तो आज भी राजनीति जो है वो भी आज भी जो हो रही है कहीं ना कहीं वर्चस्व की ही हो रही है, उसमें कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। मैं मीनाक्षी जी आपसे यही कह रहा था कि जो वहाँ जनता की जो उम्मीद है, जो वादे हुए दोनों पार्टियों के द्वारा, वादों की बौछार हो गई। जिस तरीके से सावन में बरसात होती है, दोनों पार्टियों ने वादों की बरसात कर दी। और जब समय आ गया विकास का, महिलाओं की सुरक्षा का, व्यक्ति के सुरक्षा का, जनता के सुरक्षा का, तो आज आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों पे लगा रहे, टीएमसी बीजेपी पे, बीजेपी टीएमसी पे। ये समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेवारी चुनाव आयोग और होम मिनिस्ट्री के पास था, दोनों को जवाब देना चाहिए। और देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका करके मारेंगे। तो जरा आप भी गूगल सर्च करिए, देश में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, उसको भी मारिए, उसको भी मारना चाहिए। गूगल तो न कोई कांग्रेस है, न कोई सपा है, न कोई टीएमसी है। गूगल तो सच दिखाता है। गूगल को सर्च कीजिए, आपने सर्च किया था सबसे क्या? बड़ा गुंडा कौन है। ये इशारा किसके लिए है मुन्ना खान जी? इस इशारा जो है वो किसके लिए? आपने सर्च किया था? नहीं, सर्च किया था। ये पर्दा है, पर्दा ही रहने दीजिए। समझदार सभी पैनल में बैठे लोग हैं मुन्ना जी, कि मैं किसे कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ। सवाल ये है कि आज जिस गुंडे पे चुनाव प्रचार को समाप्त किया गया, मैं समझता हूँ परिणाम आते ही गुंडे शुरू हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, बीजेपी की मंशा है कि बंगाल को दोबारा से मणिपुर बनाया जाए। और आप देखना, सिर्फ 1 महीने 30 दिन का मैं समय देता हूँ आपको, 30 दिन में आपको बीजेपी के द्वारा बंगाल चलता दिखेगा। जो बंगाल कभी खुशहाल करता था, जिस बंगाल में कोई भी मार पिटाई नहीं, कोई भी मर्डर नहीं, कोई भी करप्शन नहीं, उस बंगाल को जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी 100% करेगी। और मैं आपको बता दूं, जिस बंगाल में चाहती बीजेपी की सरकार बने, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ पे जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनके आत्मा को शांति मिली, तो क्या बंगालियों पे गोली चल के आत्मा को शांति मिलेगी? क्या शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार के गोली शांति मिलेगी? क्या आसनसोल में सरेआम जलाए जा रहे उसपे शांति मिलेगी? या रानीगंज में जो वहाँ पे जिस तरीके से टेंट को जलाया गया, लोगों को पीटा गया, जहाँ पे हिंदू मुसलमान राइट्स हो गए, क्या इससे बंगाल को शांति मिलेगी? सवाल ये है, बीजेपी के कथनी और करनी में जमीनों आसमान का फर्क है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र से
कुछ भी लेना देना नहीं। और यही वजह है देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म निभाना चाहिए। आज उनकी बातें लोगों को याद आ रही है। लेकिन वो भी तो खबर सामने आई थी ना पश्चिम बंगाल से कि जब टीएमसी ने कांग्रेस के दफ्तर को हथिया लिया था, उसको छुड़वाने का काम किया जा रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, समझदारी के लिए इशारा काफी है, लेकिन मैं जवाब लेना चाहूंगी। रणजीत जी क्या कह रहे थे आप जवाब में? सबसे पहले मीनाक्षी जी, मैं मुन्ना खान जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। धन्यवाद इसलिए नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, धन्यवाद इसलिए कि जिस दिन पश्चिम बंगाल में उनके नेता, जो उनके माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी एंट्री हो गई, उसी दिन हम लोग आश्वस्त हो गए थे कि पश्चिम बंगाल हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अब आप आइए इस मुद्दे पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इस बार पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये चुनाव किया गया है, आप वोट परसेंटेज देके ये आश्वस्त हो सकती हैं और ये आप खुद बता सकती हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर जो भय था वो भय विश्वास में कन्वर्ट हुआ। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको छुटपुट घटनाएं आज पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद दिख रहे हैं, बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं। उस घटनाओं को करने वाले कोई और नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो तृणमूल के ही वो कार्यकर्ता हैं जो रातों रात अपने आप को भगवा चोला पहन के अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह के अपने ही तृणमूल के भाइयों पर, जो 15 साल से उनके हक को रोक के रखा था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, सामाजिक माध्यम के द्वारा बता दिया गया है कि हम लोग ऐसे किसी भी कार्यकर्ताओं को जो 29 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं उठाया था, ऐसे कोई भी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। और पुलिस प्रशासन को मैं आपको खुद बताना चाहूंगा मीनाक्षी जी की पिछले 3 दिनों से मैं अपने लोकल विधायक श्री रितेश तिवारी जी के साथ अलग अलग पुलिस थानों के अंदर जाकर के, सब जगह जाकर के हम लोग यही पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कुछ गलती हो तो आप उनके ऊपर भी जो लॉ एंड ऑर्डर, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दबाव के आप वो कार्रवाई करिए। किंतु जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट, ये पाया जा रहा है कि मोर देन 90% जो आजकल जो घटनाएं घट रही हैं उसमें सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, जो जैसा मैंने कहा भगवा झोले पहन करके वो गंदगी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत छोटा सा सवाल है मेरा आपसे और संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगी। आपने शुरुआत में जब आप डिस्कशन कर रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया जब दे रहे थे, तो आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के गुंडों को छोड़ने वाली नहीं है और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी का अगर हम इतिहास उठाकर देख लें तो टीएमसी काफी है इतना। देखिए मीनाक्षी जी, ये जो राजनीतिक है, भारत देश के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अछूता नहीं है। ये पाला बदलना, रंग बदलना, ये आज के दौर में बहुत ही साधारण बात हो गई। ठीक है, किंतु आपको समझना ये पड़ेगा कि आप किसी दूसरी पार्टी में जाकर के आप अपनी पहले पार्टी के कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं या उस पार्टी के कल्चर को, उस पार्टी के संविधान को मान के चल रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे आसाम देख लीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा आज की तारीख में सबसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से एक हैं, किंतु संस्कार भारतीय जनता पार्टी की है। चूंकि तो यही है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चूंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी और जो जहां जहां ये घटनाएं घटित हुई हैं, पहले उन घटनाओं के बारे में हम दर्शकों को बता दें। और देखिए, आसनसोल में टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ देखने को मिली, कलकत्ता के न्यू मार्केट में दुकानों पर बदले का बुलडोजर चलाया गया। इसके अलावा संदेश खाली में भी पुलिस टीम पर बमबारी हुई है, 5 जवान घायल हुए हैं। और ये भी बता दें कि दिनहाटा के इलाके में कूच बिहार आता है, बीजेपी टीएमसी समर्थकों के बीच वहां पर भी खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तो चुनाव के बाद ये कहां हिंसा हुई है अब तक, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जामुड़िया पार्टी कार्यालय को पूरी तरह से जला दिया गया। तो ये जो मेन इलाके हैं, जो सेंसिटिव जोन्स हैं, वहां का डेटा हम आपको बता रहे हैं कि कहां इलेक्शन के बाद हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई है, कहां वायलेंस हुआ है, कितने लोगों की जान अभी तक गई है। टीएमसी के 2 समर्थक यानी कि कार्यकर्ता और उधर भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता, उनकी जान गई है। अभी घायलों का आंकड़ा जो है वो लगभग 15 पहुंच चुका है। 4 लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम में हुई है। इलेक्शन के बाद, पोस्ट इलेक्शन के बाद ये जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है।
इधर शुभेंदु अधिकारी के पीए की भी हत्या हो गई, तो अब ये संख्या 5 हो चुकी है। कितनों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? तो 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। पुलिस ने अब तक 200 से ज्यादा मामले जो है वो दर्ज कर लिए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि 1100 प्लस एहतियातन हिरासत में है, यानी कि उन्हें उन पर थोड़ा भी शक अगर पुलिस को है तो उन्हें भी हिरासत में रखा गया है एहतियातन के तौर पर। वापस लौटेंगे हम चर्चा पर, और अजय तिवारी जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी आप सुन रहे थे रणजीत झा को, क्या प्रतिक्रिया रहेगी उनके इस पूरे प्रकरण को सुनने के बाद से? और एक और अहम चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि जो जीत का गुलाल जहां उड़ना था वहां तो बारूद की जो धुआं है वो उड़ते हुए देखा जा रहा है, तो जश्न कैसे मनेगा? रंजीत जी की अपनी बात बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह है, और वो जैसा कह रहे हैं कि सरकार बनेगा तो हम निश्चित तौर से जो भी वहाँ के गुंडे होंगे, लेकिन केवल टीएमसी के गुंडे नहीं होने चाहिए, जो भी गुंडे हों, जो भी अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, उस पर निश्चित तौर से ध्यान देना होगा। और मुझे याद है चुनाव से पहले भी संदेश खाली और बसीर हाट के पास जाने से डर लगता था। मुशीराबाद में इतना बड़ा कांड हुआ, उस समय ममता बनर्जी क्या कर रही थी? ममता बनर्जी को क्यों नहीं ध्यान आया? वेस्ट बंगाल में एक ऐसा बलात्कार होता है जो मेडिकल की छात्रा होती है, क्यों नहीं उसको सजा मिली अभी तक? ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अब आगे तो मैं यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि ये शांति प्रिय ढंग से रहे, ये हत्याएं बंद हों, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और वहां अच्छे से सरकार चलाए, वहां विकास लाए, लोगों में समरसता पैदा करे ताकि लोग उनके साथ और जुड़े। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रणजीत झा जी से कहना चाहता हूं कि ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में हो और टैक्सी चालकों को रोक दिया जाए, टैक्सी चालकों को मारा जाए, हिंदी भाषा पर मारा जाए। आपकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में सरकार होने के बाद आपका पुलिस वाला एक बिहारी को गोली मार देता है, इसको रोकना होगा। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल ही है, आज बिहार में हत्या हो जा रही है, आज दिल्ली में हत्या हो जा रही है। क्या बिहार में आपकी सरकार नहीं है? क्या महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं है? क्या दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है? शुभेंदु अधिकारी की बात छोड़िए, आपने हेमंत बिस्व शर्मा की बात की बहुत अच्छे, बहुत प्रिय हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आसाम के अंदर जो प्रवासी रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के लोग, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है वो 60% प्रवासियों से चुनाव जीती है वहां, और इन 60% प्रवासियों की देख रेख करना, टैक्सी चालकों की देख रेख करना, ठेला चलाने वालों की देख रेख करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। समरसता पैदा करिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, जवाब भी देना पड़ेगा। रणजीत झा जी को मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जुल्कर नैन साहब, मैंने आपका काम काफी इजी कर दिया है, आसान कर दिया। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, जाहिर तौर पर आया होगा, और अभी नहीं आया तो अगर आप इस चर्चा के बाद घर जाते तो जरूर आपको ये ख्याल आता कि शुभेंदु अधिकारी तो टीएमसी के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, राइट हैंड उन्हें माना गया है ममता बनर्जी का। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अगर उनकी तरफ से भी कोई गलती होती तो क्या उनकी गलती को माफ कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में? तो साफ तौर पर रणजीत झा जी ने आश्वस्त कर दिया है टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर कि इनकी पार्टी की हमेशा से ये रही है कि जो इनके पास आ जाता है वो साफ हो जाता है। जब तक वो अपोजिट पार्टी में है तब तक जो है वो मैला है, और जब इनके पास आता है तो फिर वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और जिस तरह आपने असम के सीएम का नाम लिया या फिर शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, ये इन दोनों लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप है, और जब इन पे ईडी और सीआईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है तब ये इनके पास आए हैं। तभी तो मैंने आपका काम आसान कर दिया जुल्कर नैन साहब, तभी तो मैंने आपका काम आसान कर दिया, पूछ लिया ना सवाल। नहीं तो वही मैं पूछना चाहता हूं कि जो आप डायरेक्ट इल्जाम जब लगा रहे हैं टीएमसी पे, और जब आप पे इल्जाम लगता है तब आप कहते हैं कि नहीं वो तो हमारा झंडा लेके वो गुंडे थे और हमारा झंडा लेके हमारा नाम खराब कर रहे थे। तो अब आप ये बताइए कि आप किस तरह से उसको सजा देंगे? ठीक है, कार्यकर्ता तो झंडा लेके गोली चला रहा था, लेकिन दिल्ली के अंदर तो भाजपा की सरकार की पुलिस वालों ने गोली मार दिया। दिल्ली के अंदर एक बिहारी को जो मजदूर था उसके ऊपर दिल्ली पुलिस यानी अमित शाह के पुलिस ने गोली चलाई। बीजेपी के एक भी यूपी में ट्रेन से
कुछ नहीं कहा। अभी मदरसा टीचर को कोई सजा नहीं हुई है। फेंक दिया गया, उस भारतीय पे आपने जनता क्या एक्शन पार्टी लिया? को समरसता लाने के लिए एक कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है, उन्हें इंसाफ की गुहार लगा रहा है, आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो कमियां सभी देखनी होगी। आप तृणमूल कांग्रेस को आप ब्लेम लगाने से पहले ये भी तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महाराष्ट्र में क्या कर रखा है। 13 करोड़ प्रवासी महाराष्ट्र में रहते हैं, 1 करोड़ 70 लाख प्रवासी दिल्ली में रहते हैं और 60% प्रवासी बंगाल में रहते हैं, 30% प्रवासी आसाम में रहते हैं। ये प्रवासी कौन है? ये भारतवासी हैं। इनके बगैर राज्य सरकार चलने वाला नहीं है। ये ठेला चलाते हैं, दाई का काम करते हैं, मैनेजर का काम करते हैं। अरे इनके बारे में सोचिए। ये धर्मवाद, जातिवाद, ये सिस्टम को बदलना होगा। ठीक है मुन्ना खान जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी, फाइनल कमेंट दे दीजिए। जी मैं यही कहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। फरियादी आखिर जाए तो जाए कहाँ? सरकार भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। मंच तो मैंने दिया है मुन्ना खान जी, देखिए पूरा मौका मैंने दिया है आपके बोलने का, और इसके साथ ही देखिए जो सवाल मन में आने चाहिए जुल्कर नैन साहब के, वो सवाल तो मैंने सीधे पूछे रणजीत झा जी से। तो अब ये ऐसे मत कहिए कि लश्कर भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा, ये शब्द थोड़े शोभनीय नहीं के प्रवक्ता, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, हम पत्रकार पे सवाल नहीं जितने उठाते। कांग्रेस के नेता हो या उनके कार्यकर्ता हो, इनका ये आदत है। पत्रकारिता हम उस पर सवाल नहीं उठाते। मैं इनको कह रहा हूँ, जो ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इनके समय में दिल्ली सब जो कुछ हिंदुस्तान हुआ का है, दिल कहे लेकिन जाने अगर वाला जो विपक्षी एक कुछ अच्छा राजधानी भी है, करे तो इनके वहाँ नजर पर में सजा गलत। में बिहारियों को गोली मारा जाता है। और ये बेशर्म होकर के ये कह रहे हैं सुरक्षा बिल्कुल पूरी तरह ठीक ठाक है। सुरक्षा नहीं है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 30 दिन के बाद जिस तरीके से देश में मणिपुर जल रहा है, आप देख लेना, वो बंगाल भी बीजेपी जला करके रहेगी और जलाने का काम शुरू हो गया। जिस तरीके से नहीं मुन्ना जी, मैं आपकी दर्द समझ सकता हूँ, मुझे मालूम है कई जगहों पे जिस तरीके से संदेश खाली आपको याद होगा ना, शुरू हो गए, वो भागे हुए हैं। ये पार्टी दंगों वाली है। दर्द हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ। ये दंगे रुकने वाले नहीं पश्चिम है। बंगाल में जितने बांग्लादेशी उपद्रवी ढुके हुए हैं बॉर्डर को क्रॉस करके, अब इनके जाने का समय आ गया है, तो आपके पेट में दर्द होगा, मैं समझ सकता हूँ। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से फिर आज आश्वस्त कर रहा हूँ, शनिवार देख सकते हैं के बाद इल्जाम लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बनने के बंगाल ही नहीं, भारत के हर राज्य को सुरक्षित किया जाए। ठीक है बहुत संक्षेप में रणजीत झा जी क्या कह रहे थे आप, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जब आप पैनलिस्ट एक साथ बोलते हैं तो किसी का भी मैसेज क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर कौन क्या कह रहा है। जाहिर तौर पर मुन्ना खान जी के शब्दों से, बातों से यही साफ हो रहा था कि वो सीधे आप पर आरोप लगा रहे थे। मैं मीनाक्षी जी ये बताना चाहूंगा, मुन्ना खान जी और जितने भी यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, किसी पार्टी के समर्थक हैं, आपका कार्य है आप अपनी पार्टी की बात रखें, बट मैं पश्चिम बंगाल के नागरिक होने के नाते मैं उसी विधानसभा क्षेत्र से हूँ जिस विधानसभा क्षेत्र में आरजीकल हॉस्पिटल है, जहां एक बहन के साथ रेप की गई थी, उसका ब्रुचुअली मर्डर किया गया था, और पुलिस प्रशासन के देख रेख में बगल में बस्ती से लाखों बांग्लादेशी घुस करके उस हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ किया गया था, सिर्फ सबूत मिटाने के लिए। तो मैं जानता हूं यहाँ का दर्द, इसकी घटना है पश्चिम बंगाल। आप पश्चिम बंगाल में नहीं है इसलिए आप समझ नहीं सकते हैं, बट मैं पश्चिम बंगाल के गली में घूमता हूं, और मैं आज आपको इस टीवी चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं, इस शनिवार को जब हमारी शपथ ग्रहण हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बाद से ये पिछले 50 साल में जो पोषित गुंडे हैं, ये पश्चिम बंगाल को छोड़ करके भाग जाएंगे। या तो वो पश्चिम बंगाल के दूसरे कोने में भागेंगे, या अधिकांश जो बांग्लादेश से आए हुए हैं तो पुनः उनको उसी बांग्लादेश में जाना पड़ेगा। और आप शनिवार के बाद हमसे बैठिएगा इस टीवी चैनल पर। मैं चलिए ठीक है, उसके बाद भी मुलाकात होगी, 9 मई के बाद भी हम इसी पैनल के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सवाल सीधे दागे जाएंगे। फिलहाल के लिए चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में बातचीत करने के लिए। लगातार बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द हाजिर होंगे।